गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने मैंगनीज को देखा था कि मैंगनीज की वजह से उसके कार्य कौन कौन से हैं, उसकी न्यूनता के लक्षण क्या होते हैं और उसके उपचार क्या हैं। तो सॉरी स्टूडेंट्स, उसमें मैंने ZnSO4 बताया था, वो ZnSO4 नहीं MnSO4 होता है, मैंगनीज सल्फेट। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं जिंक। जिंक को जो प्लांट्स अवशोषित करते हैं वो Zn++ के रूप में करते हैं, +2 आयन के रूप में इसको अवशोषित करते हैं और ये 3 से लेकर के 150 ppm तक यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऑल ओवर की बात करें हम तो इसकी मात्रा परसेंटेज में ना होकर के यहाँ ppm में होती है, तो ये 3 से लेकर के 150 ppm तक उपस्थित होता है। ये ट्रिप्टोफैन के संश्लेषण में कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, एल्कलाइन फॉस्फेट, क्षारीय जो फॉस्फेट होता है, ये सभी एंजाइम्स होते हैं और ये इन एंजाइम्स के घटक के रूप में मिलता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन एंजाइम्स के निर्माण में ये प्रेजेंट होता है। आरएनए संश्लेषण में और क्लोरोफिल के निर्माण में, क्लोरोफिल का जब निर्माण होता है तो वहां भी जिंक उपस्थित होता है और आरएनए के संश्लेषण में ये सहकारक के कोफैक्टर के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर जिंक की कमी हो जाए तो इसकी कमी से लक्षण क्या क्या आते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम हरिणहीनता और ऊतकक्षय। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर जो लीफ है उस लीफ में, क्योंकि मेनली स्टेम में हम इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते जितना हम लीफ के अंदर कर पाएंगे, तो यहाँ जो लीफ की जो ये सिराएं होती हैं, इन सिराओं के आसपास या बीच में यहाँ पर क्लोरोफिल नष्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब क्लोरोफिल है तो लीफ ग्रीन कलर की है और जब क्लोरोफिल यहाँ से नष्ट होने लग जाएगा तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर है वो भी क्या हो जाएगा, दूर होने लग जाएगा। लीफ कैसी हो जाएंगी, पीली पड़ने लग जाएंगी। तो ऊतकक्षय में भी लीफ पीली होती है। बताया था मैंने पहली वीडियो में कि बीच बीच में कुछ क्षेत्रों में से ऊतक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होने की वजह से वहां पर धब्बे बन जाते हैं, जैसे पीले धब्बे होते हैं। रोजेट निर्माण, ये कोई प्ररोह है। प्ररोह पर जब लीफ यहाँ पर निकलती हैं तो नॉर्मल ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन रोजेट निर्माण में क्या होगा, प्ररोह रह जाती है छोटी और लीफ इस प्रकार से, जैसे गुलाब का फूल होता है तो यहाँ पर प्ररोह छोटी रह जाती है, स्टेम छोटा रह जाता है और स्टेम पर चारों तरफ एक गुलदस्ते के रूप में, रोजेट रूप में, गुलाब की पंखुड़ियां जैसे एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती हैं, ऐसे यहाँ पर पत्तियां निकल आती हैं, तो यहाँ रोजेट रूप आ जाता है। समय से पूर्व ही लीफ झड़ जाएंगी, इनका मैचुरेशन नहीं होगा, लीफ जीर्ण नहीं होंगी, उससे पहले ये क्या हो जाएंगी, झड़ जाएंगी, टूट जाएंगी। पत्तियों के जो किनारे हैं, ये जो किनारे हैं, ये किनारे कैसे हो जाएंगे, विकृत हो जाएंगे, ऐसे ऊपर नीचे हो जाएंगे। पत्ती की जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ना रह करके ये किनारे विकृत हो जाते हैं एंड लीफ लेदरी हो जाएगी, चमड़िल मोटी हो जाएगी। और मोटी लीफ में एक तो एनाटॉमिकली कोई चेंजेस आए, वातावरण के लिए वजह से कुछ चेंजेस आए तो वहां पर वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए लीफ में चेंजेस आते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर किसी तत्व की वजह से चेंजेस आ रहे हैं तो ये लीफ लेदरी हो जाती है और ये इसके अंदर जो प्रॉपर रूप से जो क्रियाएं होनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए, कैटाबॉलिज्म होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं होगी और इसी वजह से खाने की पूर्ति नहीं होगी और खाने की पूर्ति नहीं होगी तो फल और बीज का उत्पादन भी क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, कम रह जाएगा। अब इसकी कमी को कैसे पूरा किया जाए, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट को 10 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर में सॉइल के अंदर, जैसे हम DAP यूरिया को देते हैं उस प्रकार से देंगे और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाकर लीफ के ऊपर छिड़काव करेंगे तो इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम को
+3 आयन, या सॉरी MO+3 आयन और MO+4 आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। और इसकी जो मात्रा होती है वो मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। लेकिन मॉलिब्डेनम सबसे ज़्यादा एक्टिवेटर के रूप में कार्य करता है, मतलब कि यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स को सक्रिय करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर नाइट्रेट रिडक्टेज का घटक होता है, फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज का एक्टिवेटर होता है, एस्कॉर्बिक एसिड का कोफैक्टर होता है और नाइट्रोजन का यौगीकरण कराता है। तो यौगीकरण में भी यहाँ पर ये एक्टिवेटर का ही कार्य करता है। तो यहाँ मेनली घटक तो नाइट्रेट रिडक्टेज का है, लेकिन मेनली किसका काम करता है, ये एक्टिवेटर का कार्य करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो जो लीफ मैच्योर हो गई हैं तो मैच्योर लीफ के ऊपर धब्बे दिखाई देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो क्लोरोफिल नष्ट होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, लीफ के ऊपर जगह जगह होता है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ऐसे होता है। तो लीफ पर धब्बे दिखाई देंगे, नेक्रोसिस हो जाएगी, ऊतक क्षय हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ऊतक क्षय अगर स्टार्ट होता है तो या तो वो सिराओं के पास से होगा। ऊतक क्षय की अगर हम बात करें, ये लीफ है, लीफ के अंदर ये जो सिरा है, मध्य सिरा जिसको हम कह रहे हैं, मुख्य सिरा, या तो इसके पास से या फिर जो सहायक सिराएं हैं ये, इनके पास से यहाँ ऊतक डेड होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ऊतक क्षय, नेक्रोसिस कहलाती है। गोभी में व्हिप्टेल रोग इसकी वजह से होता है, मॉलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। यहाँ पर उपचार के लिए सोडियम या अमोनियम मॉलिब्डेट का से उपचारित किया जाता है। मॉलिब्डेनम किसके साथ, सोडियम या अमोनियम के साथ में उपस्थित होगा। तो यहाँ इसके उपचार से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर 2 से 75 ppm, मतलब काफी कम है। तो कॉपर +2 के रूप में, +2 आयन के रूप में अवशोषित होते हैं, प्लांट्स इसको अवशोषित करते हैं और 2 से 75 ppm यहाँ पर ये इसकी उपस्थिति होती है। तो ये कुछ ऑक्सीडेज होते हैं, उनके अंदर लैक्टेज के अंदर, टायरोसिनेज के अंदर प्लास्टोसाइन आएगा आगे, PQ प्लास्टोसाइन के घटक के रूप में पाया जाता है। कॉपर जो होता है, कॉपर यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन का तो मुख्य घटक होता है, टायरोसिनेज और प्लास्टोसाइनिन का। उसके अलावा कुछ ऑक्सीडेज में भी यहाँ होता है, लैक्टोज में भी पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है वहां पर ये नाइट्रोजन संतुलन का कार्य करता है। तो यहाँ दोनों ही प्रोसेस में नाइट्रोजन को संतुलित अवस्था में बनाए रखने का कार्य करता है। अगर कॉपर की कमी हो जाती है सॉइल के अंदर तो यहाँ पर जो तरुण प्रेरो और जो लीफ होती हैं, प्रेरो और जो लीफ होती हैं वो कुमला जाती हैं, जैसे पानी की कमी हो गई हो। एक बार तो देख करके यही लगता है कि यहाँ पर पानी की कमी तो नहीं है, बट ये पानी की कमी के कारण नहीं, कॉपर की कमी के कारण कुमला जाती है, शीर्ष विकृत हो जाते हैं। जैसे ये कोई प्लांट का शीर्ष है, नॉर्मल कैसा होना चाहिए था, इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से ना होकर के इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ ऐसे इसकी लीफ हो जाएंगी आड़ी-टेढ़ी। तो शीर्ष कैसा हो जाता है, विकृत हो जाता है, हरिमहीनता आ जाएगी। तो लीफ और शाखीय स्टेम पर आती है, शीर्ष विकृत हो जाएंगे और प्लांट्स कैसे रह जाएंगे, बौने, क्योंकि जब लंबाई ही नहीं बढ़ेगी स्टेम की तो प्लांट कैसा रह जाएगा, बौना रह जाएगा। बोरोन, बोरोन भी बहुत कम मात्रा में प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, क्योंकि सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं ये जो पढ़ रहे हैं हम सभी, कैसे हैं, सूक्ष्म मात्रिक तत्व जो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं लेकिन उपस्थिति अनिवार्य है। अगर ये उपस्थित नहीं होंगे तो इनकी वजह से जो इनकी न्यूनता के जो लक्षण हैं उनको भी दूर नहीं किया जा सकता है। तो बोरोन को BO3
माइनस आयन के रूप में यहाँ पर अवशोषित किया जाता है। इसका जो कार्य होता है, ये कार्य होता है शुगर स्थानांतरण का। जब हम फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं तो वहां पर शुगर स्थानांतरण का कार्य बोरोन के द्वारा संपन्न किया जाता है। कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा पर नियंत्रण करता है। स्टोमेटा खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं पोटेशियम आयन के कारण। ऐसे कैल्शियम और आयन की पोटेशियम आयन कितनी मात्रा में साइटोप्लाज्म में होने चाहिए और कितनी मात्रा में नहीं होने चाहिए, इस चीज पर कंट्रोल करता है। आरएनए और वसा के उपापचय पर कंट्रोल करता है। आरएनए का निर्माण कितना होना चाहिए, वसा का उपापचय मेटाबॉलिज्म कितनी होनी चाहिए, और पुष्पन और परिवर्धन को भी कंट्रोल करता है। अगर बोरोन की कमी हो जाती है तो पुष्पन भी नहीं होता और परिवर्धन भी नहीं होता। विद्युत के क्षेत्र में विरूपण हो जाता है इसकी कमी से। जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं, जो नई सेल्स का निर्माण करते हैं, उन सेल्स का क्षेत्र का विरूपण हो जाता है या फिर सेल्स मर जाती हैं। क्या हो जाएंगी? सेल्स डेड हो जाएंगी। और यहाँ पर जो रूट और शूट की ग्रोथ है तो वो भी यहाँ पर कम होगी या रुक जाएगी। या तो ग्रोथ होगी ही नहीं, रुक जाएगी, और होगी तो बहुत कम मात्रा में होती है। यहाँ पर हार्ट रॉट रोग हो जाता है बोरोन की कमी से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कोबाल्ट। कोबाल्ट CO++ के रूप में यहाँ पर प्लांट्स अवशोषित करते हैं और बहुत ही अत्यल्प मात्रा में ये यहाँ उपस्थित होता है प्लांट्स के अंदर। लेकिन इसका जो कार्य होता है वो नाइट्रोजन यौगिकीकरण का होता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण की क्रिया में यहाँ ये आवश्यक होता है। साथ में विटामिन का ये विटामिन और कोएंजाइम का घटक होता है। जो कोएंजाइम्स होते हैं कोफैक्टर के रूप में यहाँ पर, तो उनका यहाँ पर एक कोबाल्ट घटक होता है। न्यूनता की बात करें तो जैसे नाइट्रोजन की वजह से लक्षण उत्पन्न हो रहे थे, हरितहीनता, पुष्पन में देरी, फलन में देरी, पत्तियों की चौड़ाई कम रहना और एंथोसाइनिन का बनना, वही लक्षण यहाँ पर कोबाल्ट की कमी के कारण भी प्रदर्शित होते हैं। सोडियम आयन के रूप में यहाँ पर लिया जाता है, सोडियम प्लस के रूप में अत्यल्प मात्रा में होता है। जो C4 प्लांट होते हैं और क्रेसुलेरियन जो प्लांट होते हैं, इन प्लांट में फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के पुनर्जनन के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। C4 और क्रेसुलेरियन केम प्लांट्स में जो PEP होता है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के पुनर्जनन के लिए, वापस निर्माण के लिए यहाँ पर सोडियम की आवश्यकता होती है। अगर सोडियम नहीं होगा तो हरितहीनता, नाइट्रोसिस और पुष्पन में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर इसकी कमी के लिए सुपर फॉस्फेट को यूज में लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके खनिज पोषण हैं, ये तत्व हैं जो बृहदमात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक दोनों तत्व हैं। उनकी कमी से क्या, उनका कार्य क्या है, उनकी कमी से कौन से लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं और उस कमी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो।